परमादरणीय निदेशक महोदय, उपस्थित सम्मानित वरिष्ठ शिक्षकगण एवं उपस्थित सम्मानित और प्रबुद्ध श्रोतागण, हमारा उपचारिका संवर्ग, अस्पताल में कार्य करने वाले समस्त श्रेणी के कर्मचारी और मेहनती और लगनशील छात्र और छात्राएं, सर्वप्रथम मैं अपने वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कि मुझे मेडिकल एथिक्स में कोविड धनात्मक हृदय रोगियों की एक चिकित्सक से अपेक्षा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने हेतु और व्यक्त करने हेतु इस सम्मानित मंच से मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सुरेश खन्ना जी का, जिन्होंने कि प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में इस उच्च परिपाटी की शुरुआत स्वयं अपने दिशा निर्देशन में की है। माननीय मंत्री जी, आप जैसे कुशल योग कर्मठशील योग पुरुष से हम सभी को यही अपेक्षित भी था। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने माननीय सम्मानित निदेशक महोदय श्री विनय कृष्णा सर जी का, जिन्होंने कि शासनादेश का अक्षरशः पालन करते हुए माह के प्रत्येक प्रथम और तृतीय शनिवार को मेडिकल एथिक्स सेमिनार का अपने निर्देशन में सुनियोजित तरीके से आयोजन सुनिश्चित कराया। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी उन वरिष्ठ चिकित्साजनों और गुरुजनों का, जिन्होंने कि मुझसे पहले इस मंच से अपने अनुभव और उद्गार व्यक्त किए, जो कि स्वयं अनुभवों का भंडार है, अनुभवों की खान है। उन्होंने हमें बताया अपने उद्घोषकों के द्वारा और अपने मार्गदर्शन हमें दिया कि किस तरीके से हम में सुधार की और गुंजाइश है और भविष्य में हम और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। महोदय, आज के इस आधुनिक समाज में लगभग हर क्षेत्र में मानव जाति के नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है, और मुझे ये कहते हुए इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हमारा चिकित्सा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कारण चाहे कोई भी हो, मैं कारणों की गहराई में जाना नहीं चाहता समय अभाव के कारण, लेकिन आज हमें ये आत्मचिंतन की जरूरत है, स्वनिरीक्षण की जरूरत है, गहन चिंतन की जरूरत है कि क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जिसके लिए ईश्वर ने हमें नैतिक जिम्मेदारी दी है। क्या हम वो कार्य कर रहे हैं जिसकी कि हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता और हमारे समाज को हमसे अपेक्षाएं हैं। क्या हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों का जवाब हाँ में हो, लेकिन महोदय, ज्यादातर संवर्ग को अभी भी आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, स्वनिरीक्षण और गहन चिंतन की अति आवश्यकता है। इस तरीके के मेडिकल एथिक्स के सेमिनार के माध्यम से इस तरीके का स्वनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, गहन चिंतन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। एक मानव होने के नाते हमें सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, और मेरा ये स्वयं का मत है, जो मैंने अपने वरिष्ठ जनों से सीखा है, कि अगर हम अपने में लगातार सुधार करने की प्रणाली को अपनाते रहते हैं, अगर हम अपने में लगातार सुधार करते हैं, तो जो व्यक्ति अपने में लगातार प्रतिदिन सुधार की गुंजाइश रखता है, वो ही भविष्य में सर्वश्रेष्ठ बनता है। महोदय, हमारा आज का मानव समाज, खासतौर से भारत जैसे विकासशील देश के नागरिक, जो कि पहले से ही अनेकों समस्याओं और परिस्थितियों से जूझ रहे थे, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, जातीय दुर्भावना, चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, उनके ऊपर कोविड-19 का प्रकोप और कोविड-19 के लगातार बढ़ते हुए केसों ने उनकी कमर तोड़कर रख दी, और हमारा ये समाज कोविड-19 की वजह से बहुत गहरी मानसिक अवसाद की अवस्था में चला गया। वो मानसिक अवसाद के समुद्र में खो गया। चूंकि ये जैविक प्रकोप एक चिकित्सक के होने के नाते और चिकित्सा समाज से जुड़े होने के नाते हमसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, तो ऐसे संकट काल में हमारी अपेक्षाएं, हमारी उम्मीदें, हमारा कर्तव्य समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ जाता है। इस समय हमें अपना सिर्फ श्रेष्ठ देने से काम नहीं चलेगा,
बल्कि हमें अपना इस समय, इस संकट काल में अपना श्रेष्ठतम देना होगा। महोदय, अगर हम अपना श्रेष्ठतम देंगे तो मेरा ये मत है कि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हमारा नाम, हमारे समाज का नाम और हमारे संस्थान का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगी। और अगर हम इन परिस्थितियों को भी सामान्य परिस्थितियों की तरह लेते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब समाज में पहले से ही चिकित्सकों की नकारात्मक हुई छवि को और गहरी पैठ बनाने में मदद मिलेगी, जो कि भविष्य में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा घातक सिद्ध होगा। महोदय, इस महामारी के प्रकोप के समय अपने कर्तव्य पालन करना या अपना कार्य ईमानदारी से करना या कर्तव्य निष्ठा के साथ करना हम चिकित्सकों के लिए वास्तव में एक दुधारी तलवार पर चलने से कम नहीं है। लेकिन मेरा यह पूर्ण मत है कि अगर इस दुधारी तलवार की धार पर हम ईमानदारी से चले, हम कर्तव्य निष्ठा से चले, हम समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए चले, तो आगे आने वाली पीढ़ियां हमें सदियों तक याद रखेंगी। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, हालांकि मुझे गर्व है और अभिमान भी है कि मैं एक ऐसे संस्थान में कार्यरत हूं जिसकी की प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता के बल पर हम हृदय रोगियों का कोविड काल में भी उसी तरीके से सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं जिस तरीके से हम नॉन कोविड काल में किया करते थे। इतना ही नहीं, हमारे संस्थान ने समय समय पर अन्य संस्थान और अस्पताल जो कि कोविड मरीजों के इलाज में कार्यरत हैं उनकी सहायताएं भी की हैं, दवाइयां उपलब्ध कराई हैं, उपकरण उपलब्ध कराए हैं, मानवीय श्रम उपलब्ध कराया है, चिकित्सक उपलब्ध कराए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य के लिए भी हम लोग इसके लिए कर्तव्य निष्ठ दृढ़ प्रतिज्ञ है। महोदय, कोविड-19 के समय जैसे जैसे केसेस की संख्या लगातार बढ़ती चली गई, शुरू में हम लोगों को लगा कि हृदय रोगियों में कोविड-19 की समस्या बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 के मरीज बढ़ना शुरू हुए तो समय के साथ साथ हमारे अस्पताल में भी कोविड-19 के ऐसे मरीज जो कि हृदय रोगों की समस्या की वजह से हमारे यहाँ आ रहे थे, उनकी संख्या भी डेली की डेली बढ़ना स्टार्ट हो गई। और आज के समय में औसतन 5 से 6 ऐसे हृदय रोगी जो कि भर्ती तो हृदय रोग की समस्याओं की वजह से होते हैं, हार्ट अटैक की वजह से होते हैं, हार्ट फेलियर की वजह से होते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से होते हैं, लेकिन जब हम उनकी जांच करते हैं, नियमित हमारे संस्थान द्वारा जो कोविड-19 की जांच कराई जाती है, तो ये पता लगता है कि उनमें कोविड-19 धनात्मक है। और ये देखा गया है कि ज्यादातर ऐसे मरीज कोविड-19 पॉजिटिव स्टेटस से प्रायः अनभिज्ञ होते हैं। और जब उनको और उनके परिजनों को इस बात का पता चलता है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं, तो वास्तव में वो क्षण और वो समय उनको और उनके परिजनों के लिए किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं होता है। एक तो बीमारी, दो बीमारियों की दोहरी मार, उसमें भी हृदय रोग जैसी समस्या, ऊपर से कोविड-19 पॉजिटिविटी, और ऊपर से समाज में कोविड-19 के प्रति फैली हुई तमाम तरीके की भ्रांतियां, नकारात्मक अवधारणाएं, सामाजिक अलगाव की समस्या। इन सब समस्याओं को सोचकर वो और उनके परिजन, उनका परिवार तीव्र मानसिक अवसाद की अवस्था में चला जाता है, गहरी मानसिक अवसाद की अवस्था में चला जाता है। और यही मानसिक अवसाद, मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद की दशा कभी कभी तीव्र मानसिक उत्तेजना का भी रूप ले लेती है। तो ऐसे में मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, जो कि मैंने अपने वरिष्ठ जनों से सीखा है, कि ऐसे समय में किसी एक कुशल चिकित्सक की उपस्थिति और परिजन और उनके मरीज और उसके परिजनों से आत्मीय संवाद, सुरक्षात्मक तरीके का आप प्रयोग करिए, सामाजिक दूरी का पालन करिए, और मरीज और उनके तीमारदारों से किया गया एक आत्मीय संवाद, संवेदना युक्त संवाद, सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया संवाद, भावनाओं से ओतप्रोत संवाद स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर देता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और ये संवाद सिर्फ स्थिति को ही नियंत्रित नहीं करता है, ये संवाद
मरीज और उनके परिजनों के लिए किसी सजीवनी बूटी से कम नहीं होता है। उनके लिए बिल्कुल एक सजीवनी बूटी की तरह होता है। हालांकि कभी कभार कुछ केसेस में हमारे संपूर्ण प्रयास के बावजूद भी कभी कभी स्थितियां अनियंत्रित हो जाती हैं, उत्तेजना का माहौल बन जाता है, जो कि देखा गया है कि ज्यादातर मरीज के तीमारदार और मरीज की मानसिक अवसाद और मानसिक स्थिति का नतीजा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मेरा अपने चिकित्सक समुदाय से ये अपेक्षा है और मेरा विनम्र अनुरोध है कि ऐसी स्थिति में भी हमें अपना संयम नहीं खोना है, हमें धैर्यवान रहना है, हमें संयमित रहना है, हमें उत्तेजित नहीं होना है और स्थिति को जहां तक हो सके संवाद के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश करनी है। अच्छा, दूसरी जो समस्या मैंने कोविड-19 के मरीजों में देखी है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति कोविड-19 हृदय रोगी कोविड-19 पॉजिटिव आता है तो सबसे पहले हमारा कार्य होता है कि इसको रोग की गंभीरता के आधार पर यह प्लान होता है कि इसको कोविड-19 हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाए या फिर होम आइसोलेशन किया जाए। क्योंकि ज्यादातर हृदय रोगी ऑलरेडी गंभीर स्थिति में ही होते हैं, तो हमारी पहला जो हमारा मनो उद्देश्य होता है कि इनको किसी अच्छे कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन समस्या तब आती है, लोगों के दिमाग में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कोविड-19 अस्पताल को लेके, तरह तरह की नकारात्मक अवधारणाएं विभिन्न मीडिया माध्यमों से, और कुछ लोग कोविड-19 अस्पताल में शिफ्ट होने से, ट्रांसफर होने से डायरेक्टली मना कर देते हैं। तब स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी संवाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो कुशल चिकित्सक है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है, उससे अपेक्षित है कि मरीज और उसके तीमारदारों से उसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संवेदना युक्त भावनात्मक संवाद करना चाहिए और उनके तीमारदारों को इस बात के लिए राजी करना चाहिए। उनकी जो गलत भ्रांतियां उनको हमें दूर करना चाहिए, उनकी जो नकारात्मक अवधारणाएं उनको दूर करना चाहिए कि भाई आपका इलाज कोविड-19 अस्पताल में अच्छी तरीके से हो सकता है, हम आपके लगातार कांटेक्ट में रहेंगे, तो जिससे कि ज्यादातर समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। और पेशेंट के ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसमें हमें पूर्ण इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उसकी ट्रांसफर की प्रक्रिया को हमें सरल बनाना है जिससे कि मरीज और उसके तीमारदारों को दिक्कत नहीं हो। हालांकि हमारे संस्थान में समय समय पर इस संबंध में गाइडलाइंस और दिशा निर्देश जारी किए जाते रहे हैं और हम लोग उन्हीं गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के अनुसार ही अपना कार्य कर रहे हैं, जिस कारण हमें कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरी ट्रांसफर की प्रक्रिया में एम्बुलेंस हमारे संस्थान से ही उपलब्ध कराई जाती है। मरीज को पूरी शिफ्टिंग की जिम्मेदारी हम ही लोग लेते हैं और वहां पर भी मरीज को फोन नंबर देके कि अगर भविष्य में कोई दिक्कत हो तो हमसे कार्य कर सकते हैं। हमारे चिकित्सक वहां पर लगाए गए हैं कि मरीज को कोई समस्या हो तो उसका निदान किया जा सके। और इतना ही नहीं, हमारे संस्थान से मरीज को 1 सप्ताह की दवाइयां तक उपलब्ध कराई जाती हैं हृदय रोग की, जो कि वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो इस तरीके के हमें अपेक्षा और इस तरीके का हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें अपनी जो संयम है उसको बना के रखना है, क्योंकि मरीज की मानसिक मनोदशा ऑलरेडी सही नहीं है। अगर ऐसे समय में हम भी उत्तेजित हो जाते हैं, अपनी संवेदना खो देते हैं, तो वो काफी घातक सिद्ध हो सकता है। अच्छा, तीसरी जो सबसे मुख्य समस्या जो मैंने व्यक्तिगत तौर पर व्यवहारिक रूप में देखी है वो ये है कि हमारे संस्थान में फिलहाल ऐसा नहीं होता है, ना ही अभी तक इस तरीके का कोई केस सामने आया है कि जैसे ही हृदय रोगी अपने हृदय रोग की समस्या की वजह से आया और वो कोविड-19 पॉजिटिव आ गया, तो ज्यादातर चिकित्सक जो है का मोटो रहता है कि इनको फटाफट कोविड-19 अस्पताल में भेजा जाए बिना उसका प्राथमिक उपचार किए। तो किसी हृदय रोगी का सिर्फ इसलिए प्राथमिक उपचार नहीं किया जाना कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है, दोनों तरीके से, सामाजिक तरीके से भी और शासकीय तरीके से भी और मानवीय तरीके से भी एक दंडनीय अपराध है और किसी चिकित्सक से ऐसी कार्य की बिल्कुल कल्पना करना अनअपेक्षित है। किसी मरीज को आप इस वजह से इलाज के लिए मना नहीं कर सकते कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है, उसमें उसका दोष नहीं है। तो हमारे संस्थान ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं और हमारे संस्थान में ये अपनाया जा रहा है कि अगर कोई मरीज कोविड-19 पॉजिटिव है, हृदय रोग से संबंधित है, तो उस मरीज का पूरा प्राथमिक इलाज हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं
समय समय पर मार्गदर्शन और दिशा निर्देश हम लोगों के पास आते रहे, जिनको हम फॉलो करते हैं। और मरीज की जब तक स्थिर अवस्था नहीं हो जाती तब तक हम उसको अपने यहाँ रखते हैं, और एक बार स्थिर अवस्था हो जाने के बाद ही उसको कोविड-19 हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं, और वो भी पूरे संवाद के साथ और परिजनों के साथ सामंजस्य बनाते हुए। तो चौथी जो समस्या मैंने अपने व्यवहारिक जीवन में अनुभव की है, वो हृदय रोगी कोविड-19 पॉजिटिव वालों से नहीं, बल्कि जो नॉर्मल हमारे पुराने हृदय रोगी जो हमें दिखा रहे थे, उनमें अब समय के साथ साथ जो है चिकित्सीय परामर्श को लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, जिस वजह से काफ़ी सारे मरीज कुछ उत्तेजित भी हो जाते हैं, क्योंकि विभिन्न तरीके के सोशल मीडिया और अन्य मीडिया माध्यमों ने एक ऐसी इमेज बना रखी है समाज में कि अगर कोई हृदय रोग से पीड़ित है और उसको कोविड-19 हो गया तो उसके रोग की गंभीरता कई गुना ज़्यादा होगी और उसके बचने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। तो हृदय रोगी ये सब चीज़ें सोच के एकदम डर जाता है कि भाई हम तो हृदय रोग के मरीज हैं और हमें कहीं धोखे से भी कोविड-19 हो गया तो हमारा मरना बिल्कुल निश्चित है, जो कि सिर्फ एक भ्रांति है और कुछ नहीं। रोग की गंभीरता के चांसेस जरूर ज़्यादा हैं, लेकिन मरना निश्चित है, ये बिल्कुल गलत है एकदम। तो ऐसे मरीज हमेशा एक भय, एक आशंका और एक सशंकित माहौल में हमेशा जीते हैं, और उनकी इच्छा रहती कि किसी तरीके से हमारे डॉक्टर से बात हो जाती, हमारे डॉक्टर से वार्तालाप हो जाता, हमें दवाइयों में कुछ चेंज करना है तो वो हो जाता। हालांकि हमारे संस्थान में बहुत ही सराहनीय कदम है कि हम लोगों ने कोविड-19 की स्टार्टिंग से ही टेलीमेडिसिन ओपीडी की और सेमी इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध करा दी, और टेलीमेडिसिन और सेमी इमरजेंसी माननीय निदेशक महोदय के गाइडेंस में सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से चल रही है नियमित रूप से, उसकी वजह से इस मामले में और इनसे रिलेटेड घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, और यहाँ मैं कहूँ कि बिल्कुल नगण्य है। मैंने देखा है, जैसे हमारे वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक है जैसे डॉक्टर CM वर्मा सर है, मैंने सर को देखा है कि पेशेंट कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है बहुत सा पेशेंट, सर वीडियो कॉल पे प्रॉपर उससे अच्छी तरीके से बात करते हैं। हमारे अन्य वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक हैं, मैंने देखा है पेशेंट से पूरा हाल लेते हैं, व्हाट्सएप पे पर्चा मंगाते हैं। तो हम चिकित्सकों से ये अपेक्षित है हम उसकी मानसिक अवस्था को समझें, ये नहीं कि उसने हमारे ऊपर कॉल करके हमारे ऊपर कोई बोझ डाल दिया है या हमें परेशान कर दिया है। हम उनकी मानसिक अवस्था को देखें कि वो कितना परेशान है, मानसिक अवसाद की स्थिति में है। तो हमसे अपेक्षित है कि अगर वो टेलीमेडिसिन पे हमसे कांटेक्ट कर रहा है तो उससे अच्छे तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, संवेदनापूर्ण हम उससे बात करें और उसकी समस्या को हल करने का प्रयास करें। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि टेलीमेडिसिन में आपसे बात करने के बाद वो मरीज संतुष्ट नजर आए, उसका आत्मबल बढ़ा हुआ नजर आए, उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार साफ साफ दिखाई पड़े। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप अपने पेशे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम लोगों का टेलीमेडिसिन ओपीडी चल रही है, जिसकी वजह से इसमें हम लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट और नतीजे देखने को मिले हैं। सेमी इमरजेंसी भी हम लोगों की प्रॉपर तरीके से चल रही है। अच्छा, ये तो हो गई मरीज से रिलेटेड बातें। अब चूंकि हम डॉक्टर लोग भी, जैसा हमारे माननीय निदेशक महोदय जी ने कहा था कि हम डॉक्टर लोग भी और हमारा जो चिकित्सा स्टाफ है वो भी, हम लोग भी आखिर है तो मानव ही, हम भी डरे हुए हैं। कोरोना हमें भी हो सकता है, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भी घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। मरीज हित नहीं माना मैंने कि मरीज हित सर्वोपरि है, लेकिन मानव होने के नाते कुछ अपना हित भी हमें देखना है। तो ऐसे में मेरी प्रशासन से, सरकार से, माननीय मंत्री जी से, उत्तर प्रदेश सरकार से, हमारी प्रशासनिक संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था से मेरी अपेक्षा है और उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी तक हम चिकित्सकों और स्टाफ के लिए सुरक्षात्मक उपायों जैसे कि पीपी किट, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर आदि की अभी तक तो कोई कमी महसूस नहीं हुई है। तो मेरी ये सब संस्थाओं से अपेक्षा है कि भविष्य में भी हमको इस तरीके की कमी महसूस ना हो, जिससे कि हम भी सुरक्षित रह सकें, हमारा परिवार भी, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई दोष थोड़ी ना है कि अगर हमारे यहाँ सिस्टर जी काम कर रही, वो पॉजिटिव आ जा रही हैं तो उनके छोटे बच्चे हैं, उसका क्या दोष है। तो हमारी सुरक्षा की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये सरकार का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो चिकित्सा कर्मियों को प्रॉपर सुरक्षात्मक जो गियर है वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो पॉजिटिव ना हो और अपने परिवार को बचाएं
और देश की जो इस समय जो कार्य कर रहे हैं उसमें नित्यपूर्ण तरीके से कर्तव्य बोध की भावना से लगे रहें। अंत में मैं अपने विचार समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा, मेरे पिताजी कहा करते हैं कि बेटा समाज जो है वो सबसे बड़ा दर्पण होता है। आप अपने कार्य में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका, वो हर चीज आपकी समाज देख रहा है। कोई चुपचाप देख रहा है और कोई ज्यादा हितैषी है तो आपको बीच में टोक के सावधान भी कर देता है, लेकिन समाज देख रहा है आपको। समाज सबसे बड़ा दर्पण है। और इस समय इस जैविक प्रकोप में, संकट काल में समाज हम चिकित्सा समझाए और चिकित्सा कर्मचारियों से एक आशा की नजरों से देख रहा है कि डॉक्टर साहब हमारी जान बचा सकते हैं, हमारे साथ अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमारा भी नैतिक कर्तव्य है, हमसे ये अपेक्षा है कि हम अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करें। ईश्वर ने जिस कार्य की हमें नैतिक जिम्मेदारी है उसका सही तरीके से निर्वहन करें। हम अपना इस समय श्रेष्ठतम दें, जो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको हम बाहर निकाल के रखें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जो हमारे संस्थान, हमारा व्यक्तिगत और हमारे समाज का नाम आज जहां पर है उससे कई गुना ऊपर हो जाएगा। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अंत में मैं भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके की विचारों का मेरे जीवन पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव है, के एक शब्द से करना चाहूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये नैतिक जिम्मेदारी या कर्तव्य बोध की भावना है या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, ये सिर्फ चिकित्सक, निदेशक या वरिष्ठ चिकित्सकों तक ही सीमित नहीं है। ये अस्पताल में कार्य करने वाले हर श्रेणी के कर्मचारियों से भी संबंधित है। जितनी जिम्मेदारी हमारी है, जितनी जिम्मेदारी निदेशक महोदय की है, उतनी ही जिम्मेदारी उपचारिका संवर्ग की है, उतनी ही जिम्मेदारी अस्पताल में कार्य करने वाले हर श्रेणी के कर्मचारी की भी है। क्योंकि किसी संस्थान का नाम किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता है, उस संस्थान में कार्य करने वाला हर व्यक्ति उस संस्थान का दर्पण होता है समाज में। तो मेहनत सभी को करनी है। ये नैतिकता की जो बातें मैं कर रहा हूं ये सभी को अपनानी है। सिर्फ मेरे या निदेशक महोदय या वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षकों के अपनाने से कार्य नहीं चलने वाला है। आप सब में ये कर्तव्य बोध की भावना होनी चाहिए कि जो हमें कार्य भगवान ने दिया है, जिस कार्य के लिए भगवान ने हमें चुना है, आप सोचिए भगवान ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जो आपको इस जीवन में इस कार्य के लिए चुना है। तो जिस भी कार्य के लिए चुना हो उस कार्य को नैतिक रूप से आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए। इसी संबंध में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पंक्तियां हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इट डज नॉट मैटर, ये मायने नहीं रखता है हाउ लार्ज और स्मॉल योर स्पेयर ऑफ एक्टिविटीज, कि आपके काम करने का दायरा कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है फिर, व्हाट काउंट्स फाइनली इज द कमिटमेंट दैट यू ब्रिंग टू द जॉब दैट हैज बीन ऑर्डेन्ड फॉर यू इन दिस लाइफ बाय गॉड, कि भगवान ने इस जीवन में जो भी कार्य करने के लिए आपको नैतिक जिम्मेदारी दी है, अगर आपको पोछा लगाना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए इतना अच्छा पोछा लगाएं कि 4 लोग निकले कि वाह कितना अच्छी सफाई की है, यहाँ पर तो कोई गंदगी नहीं है। तो जो भी कार्य चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अस्पताल के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को कर्तव्य बोध की भावना जब तक नहीं आएगी, और मुझे ये कहते हुए हर्ष महसूस होता है कि हमारे संस्थान में इस तरीके का वातावरण पहले से चला आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, हम लोग तो बस उनकी परिपाटी पे चल रहे हैं कि हमारे संस्थान में इस तरीके का माहौल और वातावरण पहले से ही बना हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सुधार की गुंजाइश सबसे सुधरे हुए व्यक्ति में भी हमेशा रहती है। तो इतना सब अच्छा होने के बावजूद भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें लगातार अपने में निरंतर दिन प्रतिदिन सुधार करते रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना श्रेष्ठतम दे सकें। इन्हीं सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।